नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। गुज्जर प्रतिहार वंश पढ़ रहे थे। गुज्जर प्रतिहार वंश के अंदर मंडोर शाखा पढ़ ली। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे जालोर, अवंती कहे या उज्जैन कहे, इसी का प्राचीन नाम है, और कन्नौज जो कि यूपी के अंदर आया हुआ था। इनकी शाखाओं के बारे में सबसे पहले इसकी वंशावली देखते हैं। मित्रों, ये जो वंश था यहाँ का, वो स्वयं को रघुकुल प्रतिहार राजपूत वंश मानते हैं स्वयं को। यानी मैंने कहा था गुज्जर प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं, तो उसी तरीके से ये रघुकुल का वंश हुआ। इस वंश के कौन कौन से शासक हुए, देखो सर्वप्रथम उनको याद करते हैं। देखो, इस वंश का जो पहला शासक होगा, या मैं कह सकता हूं इस वंश का संस्थापक, वो था नागभट्ट प्रथम हो गया। उसके बाद सीधा का सीधा आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। 5वें नंबर पर आएगा नागभट्ट द्वितीय, यानी पहला कौन सा होगा, नागभट्ट प्रथम। 5वां कौन सा होगा, नागभट्ट द्वितीय। फिर नागभट्ट द्वितीय का बेटा हुआ जिसका नाम था रामभद्र। देखो किस तरीके से याद रखनी है वंशावली, वो ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, कि नागभट्ट प्रथम याद रखोगे। ट्रिक वही नहीं होती जो हम लाइन में लिखे, ट्रिक का मतलब हुआ समझाने का तरीका भी होगा। तो पहला होगा नागभट्ट प्रथम और 5वें नंबर पर आएगा नागभट्ट द्वितीय। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट शासक है इस वंश श्रृंखला के, जिनके बारे में प्रत्येक चीज आपको याद करनी है। नागभट्ट का बेटा होगा रामभद्र। अब अगर नागभट्ट के बेटे के बारे में बात की तो ये नागभट्ट बुरा मान जाएगा, इसीलिए इस नागभट्ट के बेटे के बारे में भी बात करते हैं, जिनका नाम था कुकुस्त। कहीं पर ककुस्त भी लिखा हुआ आएगा, लेकिन ज्यादातर किताबों के अंदर कुकुस्त लिखा हुआ है। तो नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट का बेटा कुकुस्त। 5वें नंबर का शासक था नागभट्ट द्वितीय का बेटा रामभद्र। अब ये जो नागभट्ट हुआ, इसका पिता था जो बड़ा ताकतवर था, बड़ा शक्तिशाली था। इना जी का पिता होता बे जोधपुर ओसियार महीने महावीर जी रो मंदिर बनायो, यानी महावीर भगवान रो मंदिर बनायो। बिन मंदिर रे बारे में क्या करे कि पूरे पश्चिम उत्तरी राजस्थान रो सबू प्राचीन महावीर जी रो मंदिर है। तो नागभट्ट द्वितीय के जो पिता थे वो बड़े ताकतवर थे, जिनका नाम याद रखना है, जिनका नाम था वत्सराज। और इनके बारे में पढ़ेंगे हम कि इनके काल में एक त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होगी, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो नागभट्ट के पिता का नाम वत्सराज, ये याद रखना। अब बचा कौन, एक शासक बचा है जिनका नाम याद रख लेना, देवराज। एक शासक बना है जिसका नाम याद रख लेना, देवराज। तो इस तरीके से 6 शासकों के बारे में याद करो। नागभट्ट प्रथम, 5वां राजा है नागभट्ट द्वितीय का बेटा रामभद्र, नागभट्ट प्रथम का बेटा कुकुस्त, यानी इसका बेटा रामभद्र, इसका बेटा कुकुस्त, इसके पिता का नाम वत्सराज और कुकुस्त का बेटा होगा देवराज। अब नागभट्ट द्वितीय का ये सगा बेटा नहीं था कुकुस्त, इसको गोद लिया था भाई तेजराज का बेटा था। तो पढ़ेंगे, देखो आगे जो अपना शासक होगा वो होगा, देखो मिहिर भोज प्रथम हो जाएगा। उसके बाद याद रखना है, देखो कि महेंद्रपाल प्रथम के 2 बेटे होंगे। एक तो भोज प्रथम ये हैं, और एक होगा भोज द्वितीय, और एक होगा मिहिरपाल। और उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण राजा आएगा वो याद रखना है महेंद्रपाल द्वितीय। और इस वंश का जो अंतिम शासक होगा
वो होगा यशपाल, वो होगा यशपाल। यानी हमेशा किसी वंश के बारे में दो प्रश्न मुख्यतः पूछे जाते हैं। एक तो वंश का प्रथम राजा, तो प्रथम राजा कौन सा होगा, नागभट्ट प्रथम। और एक वंश का अंतिम राजा, अंतिम राजा का नाम क्या होगा, तो अंतिम राजा का नाम होगा यशपाल। इस यशपाल के बारे में याद रखना, यशपाल के बारे में याद रखना कि बात है 1039 ईस्वी की। 1039 ईस्वी के अंदर जो चंदेल गहड़वाल शासक होता है, ठीक है, यानी गहड़वाल शासक था, गहड़वाल शासक चंद्रदेव, गहड़वाल शासक चंद्रदेव, गहड़वाल शासक चंद्रदेव ने इस यशपाल को पराजित करके कन्नौज को अपने अधिकार में लिया और कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस तरीके से इसके बाद गुर्जरों की शाखाओं का अंत हो जाता है और गहड़वालों का इन पर अधिकार हो जाता है कन्नौज पर। तो ये याद रखना अंतिम शासक का नाम। अब देखो, आइए पढ़ना शुरू करते हैं धीरे धीरे बाकी शासकों के बारे में भी, बाकी शासकों के बारे में भी। देखो समझना, पहला शासक है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, देखो कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है वो देखना। पहले शासक के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को कहाँ कहाँ की, देखो एक तो कन्नौज, कन्नौज कहाँ पर आया हुआ था, वर्तमान में यूपी के अंदर आया हुआ है, कानपुर के पास। दूसरा अवंती कह सकते हैं जिसे वर्तमान में उज्जैन कहा जाता है और एमपी में आया हुआ है। तीसरा जो याद रखना है भीनमाल, ठीक है, और भीनमाल जालोर राजस्थान के अंदर आया हुआ है, ठीक है, ये कहाँ पर है, जालोर राजस्थान के अंदर आया हुआ है। ये तीन जगहें थी, इन तीनों का संस्थापक माना जाता है, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है नागभट्ट प्रथम को। क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है इन तीनों जगहों का गुज्जर प्रतिहार वंश की। किण मौनिया करे, नागभट्ट प्रथम ने मौनिया करे। भड़कई चीज याद रखनी, देखो इसको विभिन्न उपनामों या उपाधियों से पुकारा जाता है। कई इन्हें उपाधि दिया करे और विभिन्न उपनामों पुकारिया करे। पहलो उपनाम याद रखनो, इसको नागावलोक, इसको नागावलोक का स्वामी कहा जाता है। यानी इन कई कहवता नागावलोक कहवता, और इसका जो दरबार था, इसके दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता था, नागावलोक दरबार कहा जाता था। इसका दरबार इतना ताकतवर हुआ करता था कि जो भी शासक हुआ करते थे वो इसके दरबार में रहना अपने आप को गर्व का प्रतीक मानते थे। जैसे एक समय विश्व इतिहास के अंदर, विश्व भूपटल पर देखें तो अकबर नाम का एक शासक हुआ जिसके दरबार में कोई शासक रहना अपना स्वामित्व मानता था कि भाई अगर इस दरबार के अंदर मैं हूं तो मेरे लिए गर्व की बात है। बिनी तरीके हूं नागभट्ट रे दरबार ने नागावलोक कहता, और इन दरबार में कोई काम करतो तो वो आप रे ऊपर बड़ो गर्व करतो कि मैं बिन दरबार रे मैंने शासन हूं। तो इन इस दरबार रे मैंने क्यों गर्व करता, देखो बिनो कारण समझो कि इन दरबार रे मैंने जिका मोटा मोटा सामंत हुए जो आगे चलकर जिन्होंने राजस्थान के भूपटल पर अपना एकाधिकार स्थापित किया। देखो जो बात करो चालुक्य, ये सारे इस नागावलोक के सामंत थे, यानी नागभट्ट प्रथम के आगे सामंत रहे हैं। चालुक्य, चौहान, चंदेल, ठीक है, गुहिल, ये जो बड़े बड़े जो आगे चलकर जो राजवंश बनेंगे, ठीक है, वो किसके सामंत रह चुके हैं, किनके सामंत रहे, इस नागावलोक दरबार से जिनका संबंध था। तो ये चीज याद रखना, इसीलिए इसे नागावलोक और इसके दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता था, नागावलोक दरबार कहा जाता था। दूसरों इसको याद रखना है कि एक ग्वालियर में एक अभिलेख मिला, ग्वालियर के अंदर एक अभिलेख मिला एमपी के अंदर। उस अभिलेख के अंदर इसको मल्ले छौका नाशक कहा गया है।
मल्लेच्छों का क्या कहा गया है? मल्लेच्छों का नाशक कहकर पुकारा गया है। मल्लेच्छों रो नाशक क्यों कहो? क्योंकि ग्वालियर अभिलेख के अंदर ऐसा कहा गया है। देखो, जो मिश्रित वर्ण के जो खून होते थे, जिनकी मिश्रित भाषा होती थी, जिनको न तो पूर्णतः मुगल माना जा सकता है, न अरबी माना जा सकता है, इस तरीके के जो मिश्रण बोलियां होती थी, उन्हें मल्लेच्छ कहा जाता था। मुख्यतः ये शब्द अगर मैं कहना चाहूँ 70% मुसलमानों के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन 100% मुसलमान भी नहीं कह सकते। जो मिश्रित वर्ण होता था, जो ऐसी सांस्कृतिक जातियां जिनका समन्वय हो गया आपस में, जो घुल मिल गई, तो बिन कहता मल्लेच्छ, तो इसको मल्लेच्छों का नाशक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ग्वालियर अभिलेख में एक चीज लिखियोड़ी मिले कि जिन टाइम नाग भट्टरो शासन हुतो, बिन टाइम अरबी आक्रमण होयो और अरबी जी को सेनापति हुतो, बिन ओ कहीं करियो, पराजित करियो। इन्हीं वास्ते इन उपाधि दियोड़ी है मल्लेच्छों रो नाशक। तीजा, इसको कहीं पर नारायण कहा जाता है, या नारायण की प्रतिमूर्ति कहा जाता है, या नारायण की नकल कहा जाता है। एक ही शब्द है, नारायण कहो, नारायण की प्रतिमूर्ति कहो, नारायण की नकल कहो, यानी बिल्कुल शत्रुओं के लिए नारायण के सम्मान था। अगली इन्हीं इंद्र के दंभ को नाश करने वाला, इंद्र के दंभ का नाशक कहा गया है। इसे राम का प्रतिहार कहा गया है। राम का प्रतिहार कहा गया है। इनको राम का क्या कहा गया है? प्रतिहार कहा गया है। इन्हें क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया है। क्षत्रिय ब्राह्मण किसको? नागभट्ट प्रथम को क्या कहा गया है? क्षत्रिय ब्राह्मण कहकर पुकारा गया है। और इन वंशों का या इन जगहों का क्या कहा जाता है? इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इन जगहों का। उम्मीद करता हूं इसकी उपाधियां याद हुई होगी। अगली चीज इसके बारे में जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि इसकी राजधानी, इनकी राजधानी नागभट्ट प्रथम की राजधानी। तो नागभट्ट प्रथम बड़ा महत्वाकांक्षी राजा था। सबसे पहले इसने पहला कई करियो, ठीक है, भीनमाल को जीता और अपनी प्रथम राजधानी बनाई। और भीनमाल को किससे जीता? कहा जाता है चावड़ों का शासन था, तो चावड़ों से इन्होंने भीनमाल को जीता और अपनी पहली राजधानी बनाई। किने? भीनमाल ने बनाई। लेकिन एक इतिहासकार है जिनका नाम है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा भीनमाल को नागभट्ट प्रथम की पहली राजधानी नहीं मानते, बल्कि किन मोहनिया करे? जालोर ने मोहनिया करे। किन मोहनिया करे? जालोर को मानते हैं। किसे मानते हैं? जालोर को मानते हैं। कि कौन? दशरथ शर्मा। तो भीनमाल को इसने अपनी पहली राजधानी बनाई चावड़ों को पराजित करके। और दूसरी जो राजधानी थी, इसने दूसरी जो राजधानी थी वो कन्नौज को जीता और अपनी जो दूसरी राजधानी थी वो कन्नौज को बनाई। किसे बनाई? कन्नौज और अवंती, गुजरात पर, अवंती उज्जैन पर विजय प्राप्त की और कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। तो ये याद रखना किसके बारे में? नागभट्ट द्वितीय के बारे में। अगली चीज नागभट्ट के बारे में सिर्फ एक चीज और ये महत्वपूर्ण याद कर लो। नागभट्ट के बारे में ज्यादातर प्रश्न इन्हीं तरीके से पूछा करे। देखो कि ए जिन टाइम भीनमाल जालोर में राज करता, आप देख या करो नक्शे मैंने राजस्थान रे नक्शे मैंने, ठीक है, राजस्थान रे नक्शे मैंने जालोर आयोड़ो है इन जगह मात आयोड़ो है। और नीचे ही महाराष्ट्र है, नीचे ही भाई गुजरात और गुजरात के बाद महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में उस समय राज था राष्ट्रकूट वंश का। किनका राज था? राष्ट्रकूट वंश का उस समय राज था। और राष्ट्रकूट वंश का राज था और राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो दंती दुर्ग को माना जाता है। किन मोहनिया करे? दंती दुर्ग को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। तो राष्ट्रकूट वंश और ये जो जालोर में आए हुए थे कौन? गुज्जर प्रतिहार वंश। इनमें आपस में हमेशा संघर्ष चलता रहता था। तो ऐसा कहा जाता है कि नागभट्ट के कोई पुत्र नहीं था। नागभट्ट ने पुत्र प्राप्ति की लालसा से बहुत सारी यात्राएं की थी, लेकिन पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। इन वास्ते नागभट्ट ने भीनमाल जालोर के अंदर एक यज्ञ का आयोजन करवाया। एक कहीं करायो
यज्ञ करवायो कहण वास्ते, पुत्र प्राप्ति वास्ते एक यज्ञ करायो। ठीक है, हिरण्यक गर्भदान यज्ञ, हिरण्यक गर्भदान यज्ञ का आयोजन करवाया। तो उस यज्ञ के अंदर उसने अपना जो संघर्षशील साथी था उसे भी न्योता भेजा, न्योता भेजा दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग आया इस यज्ञ के अंदर। यज्ञ में आकर इसने नागभट्ट प्रथम की जो थी सदाचार थी, इसकी भावना थी, आव भगत से बड़ा प्रसन्न हुआ। और आखिर इसको लगा क्या रखा है लड़ाई झगड़ों में, क्या रखा है। तो इसने एक काम किया कि इस दंती दुर्ग की एक बेटी थी जिसका नाम था भूमिका देवी। क्या नाम था जिसका? भूमिका देवी। उस भूमिका देवी का विवाह इस नागभट्ट प्रथम के गोद लिए हुए पुत्र था जिनका नाम था ककुस्त। ठीक है, तो इस दंती दुर्ग ने अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया? अपनी बेटी का विवाह इससे कर दिया, किससे? कुकुस्त से कर दिया। और जो राष्ट्रकूट वंश और जो गुज्जर प्रतिहार वंश के बीच संघर्ष चल रहा था वो संघर्ष समाप्त हो गया। यानी किकर दोई हग्गा बनगा, हग्गा बनियो पची आपस में लड़ना बंद होगा। ठीक है, ओ याद राख जो किन बारे में? नागभट्ट प्रथम के बारे में। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखो, अब जो दूसरा शासक याद रखना है जिसका नाम है कुकुस्त, जिसका नाम है कुकुस्त। इन बारे में घनी चीजों याद नहीं रखनी है। पहले तो था क्या? नागभट्ट के पुत्र था नहीं, इनके पिता का नाम मिलता है। ठीक है, तेजवर्धन, ये इनके पिता का नाम किताबों के अंदर लिखा हुआ है। जो नागभट्ट के भाई थे, तो नागभट्ट ने अपने भाई के पुत्र को गोद लिया और इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इनको क्या किया? अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये चीजें याद रखनी है। किनके बारे में? कुकुस्त के बारे में ये चीजें आपको याद रखनी है। इनके बारे में एक ही चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो याद रखनी है कुकुस्त के बारे में, कि कुकुस्त ने मंडोर के अंदर, कुकुस्त ने मंडोर के अंदर एक तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। एक ही बात है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और दूसरी चीज याद रखनी है कि इन्होंने मंडोर के अंदर ही भगवान विष्णु का मंदिर बनाया। अपने आराध्य देव भगवान विष्णु का क्या बनाया? मंदिर बनाया। तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये जो विजय स्तंभ है वो राजस्थान का, ये जो विजय स्तंभ है वो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है। दूसरा सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ है। याद रखना कि विजय स्तंभ जो बनाया गया ककुस्त के द्वारा वो राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है। अगर दूजो प्राचीन विजय स्तंभ होए तो मन में ही हैंगू पहला प्रश्न आवे कि पहलो की होए। तो याद रखना सबसे प्राचीन पहला विजय स्तंभ, सबसे प्राचीन पहला विजय स्तंभ वो बना हुआ है भरतपुर के अंदर। की जगह बनियोड़ो है? भरतपुर के अंदर बना हुआ है, याद रह जाएगा। और किसने बनाया? तो वो बनाया था समुद्रगुप्त ने। वो किसने बनाया था? समुद्रगुप्त ने बनाया था। ये समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त गुप्त वंश का चौथा शासक था। गुप्त वंश का चौथा शासक था। उस समय गुप्त वंश का बोलबाला था। पहलो उतो कौन? पहलो उतो श्री गुप्त, दूजो उतो घटोत्कच, तीजो उतो चंद्रगुप्त प्रथम और चौथो उतो कौन? समुद्रगुप्त। इसके बारे में कहा जाता है, इसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। क्यों कहा जाता है भारत का नेपोलियन? क्योंकि ये अपनी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। कदई आपरी जिंदगी में कहीं नहीं आ रही कदई कोई युद्ध नहीं आ रही इन वास्ते इन्हें भारत रो नेपोलियन कया करे। आपरी जिंदगी में जितना भी युद्ध लड़िया सब माते विजय प्राप्त करी। और इसके बारे में तो इतिहास में इतने खतरनाक तथ्य मिलते हैं कि इसके डर से जो सामंती राजा थे,
उन्होंने इसकी गुलामी स्वीकार कर ली। इसके लिए, इस समुद्रगुप्त के लिए वो अपने यहाँ से कन्याओं को भेजा करते थे समुद्रगुप्त की दरबार की सेवा में, बढ़िया से बढ़िया मंदिरा भेजा करते थे ये जो आस पड़ोस के जो राजा थे इनके डर के कारण। तो पहला जो विजय स्तंभ है सबसे प्राचीन, वो किसने बनाया? समुद्रगुप्त ने बनाया था। कहां पर? भरतपुर के अंदर। और दूसरा सबसे प्राचीन विजय स्तंभ किसके द्वारा निर्माण किया गया? ककुस्त के द्वारा निर्माण किया गया। ये चीजें याद रखना। और तीसरा अपना शासक है देवराज। इसके बारे में ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण बातें है नहीं, अपन पढ़ेंगे सीधे